प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष काव्यांग के 3 प्रमुख तत्वों में से पहला जो प्रमुख तत्व था रस, जिसका कि नोट्स व्हाट्सएप के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर तक पहुंच चुका है। अब इसके पश्चात हम आपके समक्ष छंद का विवरण प्राप्त करेंगे। छंद किसे कहते हैं? जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो स्थिति शरीर में प्राण की होती है वही स्थिति काव्य में रस की होती है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया, लेकिन छंद को काव्य का वस्त्र कहा गया। कि अगर शरीर है, शरीर में आत्मा है, तो सबसे प्रमुख आवश्यक तत्व वस्त्र है, जिससे हम अपने शरीर को ढकते हैं। वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लय आदि जो विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना होती है, उसी को हम छंद कहते हैं। कभी कभी यह प्रश्न आता है, गद्य और पद्य में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री? अंग्रेजी में। हिंदी में कभी कभी यह प्रश्न आता है कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है, तो बहुत सीधा और स्पष्ट उत्तर है उसका कि जो रचनाएं छंद के बंधन से युक्त माने जुड़ी होती हैं वो पद्य कहलाती हैं, तथा जो रचनाएं छंद के बंधन से मुक्त अर्थात स्वतंत्र होती हैं वो गद्य कहलाती हैं। तो आइए हम छंद के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार छंद की परिभाषा को हिंदी साहित्य शब्दकोश के अनुसार छंद की परिभाषा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया कि वर्ण मतलब अक्षर, मात्रा, यति, गति, पाद्याचरण, तुक, गण आदि विशिष्ट नियमों से नियोजित जो रचनाएं होती हैं वो छंद कही जाती हैं। अब इसके पश्चात हमें यह भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि जो छंद है जिसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इसका महत्व क्या है। अगर व्याकरण गद्य का निगमन करता है तो छंद शास्त्र पद्य का नियामक होता है। पद्य रचना का ज्ञान छंद शास्त्र की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। छंदबद्ध रचना हमें अधिक प्रभावित करती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने आपसे कहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि स्तुति लोक उजागर। इसको सुनने में तो शायद आनंद कम आए, लेकिन अगर इसी को हम लयबद्ध कर दें कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि स्तुति लोक उजागर। अब देखिए शब्द वही, एक को हमने बड़े आसानी से पढ़ा गद्य की तरह और दूसरा लयबद्ध करके पढ़ा, तो दूसरे में संगीतात्मकता आई। तो ये जो पद्य में संगीतात्मकता आती है यह केवल छंद के कारण ही होती है। और छंदबद्ध रचना जो होती है उसमें स्थायित्व होता है। जो रचनाएं छंद से मुक्त होती हैं उनमें स्थायित्व नहीं होता। उनमें हम अपने भाव के अनुसार विराम भी लगा सकते हैं, लेकिन जो रचनाएं छंद से बंधी होती हैं उनमें विराम लगाने का भी एक नियत स्थान होता है कि हमको कितने वर्णों पर या कितनी मात्राओं पर विराम देना है। कहाँ हमें अल्प विराम देना है, कहाँ हमें पूर्ण विराम देना है, कहाँ हमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाने। छंदबद्ध रचना जो होती है यह हमारे हृदय पर अपना सीधा प्रभाव डालती है, और जो रचनाएं छंद से विहीन होती हैं वो हमारे हृदय पर सीधा प्रभाव नहीं डालती। आइए अब हम चर्चा करते हैं छंद के अंग। छंद के निम्नलिखित प्रमुख अंग होते हैं
पहला होता है वर्ण, दूसरा मात्रा, तीसरा पाद या चरण, चौथा यति, पांचवा गति, छठवां तुक और सातवां गण। ये जो सातों हैं वर्ण, मात्रा, पाद या चरण, यति, गति, तुक और गण, ये सभी छंद के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अब इनमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे वर्ण की, कि वर्ण किसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं वर्ण के दो तात्पर्य होते हैं। एक वर्ण माने होता है रंग, वर्ण के तीन तात्पर्य होते हैं। एक वर्ण का मतलब होता है रंग, दूसरे वर्ण का मतलब होता है जाति, और तीसरा वर्ण जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका अर्थ होता है अक्षर। वर्ण का तात्पर्य होता है अक्षर, और अक्षर का अर्थ होता है अक्षर, अधन क्षर। अ माने जो कभी न हो, क्षर माने नष्ट, अर्थात अनासवान। जैसे हमारे मुंह से कोई अक्षर निकला क, तो यह कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, और इसके टुकड़े खंडन भी नहीं किए जा सकते। वर्ण का तात्पर्य होता है अक्षर, और अक्षर का अर्थ होता है अनासवान। परिभाषा इसकी होती है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि छोटी से छोटी ध्वनि जिसका खंडन न किया जा सके। वर्ण कहलाता है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका खंडन न किया जा सके वो वर्ण कहलाता है। जैसे अ, छोटी ई, उ और ई। हिंदी वर्णमाला में ये चार अक्षर ऐसे हैं जिनको तोड़ करके टुकड़े टुकड़े या दो भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता। इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। दूसरा मात्रा। अब आप ध्यान दिए होंगे कि जब आप किसी वाक्य का या किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो कुछ शब्दों को बोलने में बहुत कम समय लगता है और कुछ शब्दों को बोलने में कुछ अधिक समय लगता है। तो ये जो समय है यही समय हमारी मात्रा को बतलाती है। अर्थात किसी वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है उसी को हम मात्रा कहते हैं। मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। मात्रा में पहला होता है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। अब बात हम करते हैं ह्रस्व की। ह्रस्व माने होता है छोटा और दीर्घ माने होता है बड़ा। तो ह्रस्व जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा या कम समय लगे, जैसे अ, इसके उच्चारण बहुत कम समय लग रहा है,
तो अ जो होगा वो ह्रस्व होगा। लेकिन अगर हम उच्चारण करते हैं आ, तो अ का दुगुना या अ से को बोलने में जितना समय लगा था उससे अधिक समय लग रहा है, तो आ ह्रस्व नहीं होगा। ह्रस्व की परिभाषा कि जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा या कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व कहते हैं। छंद शास्त्र में इन्हें लघु कहा जाता है और इनकी एक मात्रा गिनी जाती है और इन्हें हम लघु के चिन्ह एक पाई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना या अधिक समय लगे उसे हम दीर्घ कहते हैं। इसे छंद शास्त्र में गुरु कहा जाता है। इसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं और इन्हें गुरु के प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों ये गुरु का प्रतीक है। जब हम छंद शास्त्र में मात्राओं की गणना करेंगे तो जहां पर ये मात्राएं हमको दिखेंगे उसको हम लघु कहेंगे और जहां पर ये दिखेगा उसको हम गुरु कहेंगे। इसकी लघु की मात्रा 1 गिनी जाएगी और गुरु की मात्रा 2 गिनी जाएगी। इसके बाद हमारा तीसरा अंग है पाद या चरण। पाद या चरण किसे कहते हैं? किसी भी छंद को आप अगर देखेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें आपको कम से कम 4 पंक्तियां या 4 चरण। चरण का मतलब कि एक पंक्ति लिखने के बाद जहां भी आपको अल्प विराम या पूर्ण विराम मिले वही एक चरण होता है। तो छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। इन चरणों में पहले और तीसरे चरण को विषम चरण, दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम आपके समक्ष हनुमान चालीसा का एक दोहा लिखते हैं जो कि अमूमन सब लोगों को जानकारी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। अब आप देखिए कि इसमें विराम चिन्ह लगा हुआ है रज के पश्चात, सुधार के पश्चात, जस के पश्चात और चार के पश्चात। तो ये 1 2 3 4 ये जो चारों हैं यही चारों पाद या चरण कहे जाते हैं। जिसमें ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। इसमें पहले और तीसरे को हम विषम चरण तथा दूसरे और चौथे को सम चरण के नाम से जानते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो पहला और तीसरा चरण होता है वो विषम चरण और दूसरा तथा चौथा जो होता है वो सम चरण कहा जाता है। इसके बाद जो छंद का सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है वो केवल यही मात्राएं ही हैं। इन मात्राओं के कुछ नियम भी होते हैं। इन मात्राओं के कुछ नियम भी होते हैं। लघु के क्या नियम होते हैं और दीर्घ के क्या नियम होते हैं, इन नियमों को समझ करके फिर हम उसके बाद छंद के चौथे अंग यत की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने यहां तक समझ लिया कि हमने आपको
3 अंगों की जानकारी दी, वर्ण, मात्रा, पाद या चरण, जिसमें जो महत्वपूर्ण है मात्रा, जिस पर कि छंद संपूर्ण रूप से आधारित होता है। तो बच्चों इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।